पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लीजिए हम एयर की बात करते हैं तो एयर में हम इजीली अपना हाथ ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, तो ये क्या है, खुला हुआ मीडियम है, इसको हम रेयर मीडियम बोलते हैं। वहीं हम वाटर की बात करने लगे तो वाटर में अगर हम ऐसे हाथ घुमाएंगे तो जितना फ्रीली हम एयर में हाथ घुमा पाते हैं उतना फ्रीली हम वाटर में हाथ नहीं घुमा पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड हैं, काफ़ी नज़दीक नज़दीक हैं वो पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसमें पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं उसको मैं बोल देता हूँ डेंसर मीडियम। जब भी रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। कैसे, 3 डायग्राम देखिएगा, इसमें एक है जिसमें रेयर से डेंसर में जा रही है और एक है जिसमें डेंसर से रेयर में और एक है जिसमें नॉर्मली जा रही है रे ऑफ लाइट। तो हमने ये बना लिया एक दोनों मीडियम्स के बीच की बाउंड्री, ठीक है। और इधर तो एयर है और इधर ग्लास है, ऊपर एयर है और नीचे ग्लास है। तो रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली आई, ऑब्लिकली का मतलब क्या है कि एट एन एंगल आई, एक एंगल बनाते हुए। तो रे ऑफ लाइट ऐसे आई, तो जिस पॉइंट पर ये जो बाउंड्री है ना, एयर और ग्लास की बाउंड्री है, ये ग्लास का पहला वाला सरफेस, तो जिस पॉइंट पर ये टकराती है उस पॉइंट को हम बोल देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अच्छा, अब इसी पॉइंट पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें ऐसे, इस पॉइंट पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप करी, तो ये जो लाइन है, ये जो रे ऑफ लाइट है, इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये इसके साथ में जो एंगल बनाती है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है जस्ट लाइक रिफ्लेक्शन, उसमें भी हमने कहा था कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अगर हम नॉर्मल बना देते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन बना देते हैं, तो उसको नॉर्मल बोलते हैं। तो ये एयर रेयर मीडियम है और ग्लास एक सॉलिड है, सॉलिड में तो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा डेंसली पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो जब वो डेंसली पैक्ड पार्टिकल होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ज़्यादा डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम है तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे सीधे जाने की बजाय, कायदे से अगर कोई मीडियम चेंज ना होता तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे सीधी जाती, लेकिन मीडियम चेंज हो गया तो रेयर से डेंसर में जब लाइट रे आई है तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, ठीक है। जब रेयर से डेंसर में लाइट रे जाती है तो वो नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर लाइन की तरफ झुक जाती है, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और ये जो रे है इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो बेसिक डिफरेंस दोनों में समझ में आ रहा होगा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। कि रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि अगर लाइट रे टकराती थी ना तो टकराने के बाद यहीं पर वापस चली जाती थी, उसी मीडियम में वापस जाती थी। और रिफ्रैक्शन में क्या है कि एक मीडियम से आई लेकिन दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है। तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं स्मॉल आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहला तो ये हुआ जब रेयर से डेंसर में लाइट रे आई। वैसे ही उल्टा देखो कि अब अगर मीडियम उल्टा है, मतलब ऊपर ग्लास है डेंसर मीडियम और नीचे एयर है, एयर मतलब रेयर मीडियम, ठीक। तो अब ऐसे में क्या होगा आपने कहा कि ग्लास से एक रे ऑफ लाइट आई इस तरह से, ग्लास से एक रे ऑफ लाइट इस तरह से आई, यहाँ पर आपने एक इस पॉइंट पर जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पर आपने एक नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉप करा। जब आपने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करा तो आप क्या देखेंगे कि जो रे ऑफ लाइट है वो रे ऑफ लाइट अगर मान लीजिए यहाँ पर, अच्छा अगेन इंसिडेंट रे है तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और फिर हम ये कहेंगे कि अगर यहाँ पर चेंज ऑफ मीडियम ना होता तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे ही चली जाती सीधी, ठीक है। तो उल्टा होता है, जब डेंसर से रेयर में लाइट रे एंटर करती है, मतलब क्लोजली पैक्ड मीडियम में से और खुले खुले मीडियम में जब वो एंटर करती है तो इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ में आ रहा होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब क्या है, खुले मीडियम में आ गई तो नॉर्मल से दूर भागेगी, जब बंधे हुए मीडियम में यानी कि डेंसर मीडियम में आ गई तो इट बेंड्स, वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल के नज़दीक अगर आती तो ऐसे जाती, नॉर्मल के नज़दीक कायदे से तो सीधी जाना चाहिए था इसको, लेकिन ये मतलब इससे दूर की तरफ भागेगी तो ऐसे इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है ये इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद देखिएगा तीसरा जो केस है, तीसरे केस में भी हमने यही दिखाया कि एक तरफ रेयर मीडियम है एयर और एक तरफ डेंसर मीडियम है ग्लास। तो ये हो गया इस तरफ एयर
और इस तरफ हो गया ग्लास, एयर और ग्लास, और ये दोनों की बाउंड्री हो गई। तो यहाँ पर अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरह से आती है, इस तरह से आती है, मतलब नॉर्मली आ रही है, तो फिर जो नॉर्मली आ रही है ना वो कहीं झुकती नहीं है, वो बिल्कुल सीधी निकल जाती है, स्ट्रेट पास थ्रू कर जाती है। जो नॉर्मली आएगी वो स्ट्रेट पास थ्रू कर जाएगी। तो ये 3 केसेस हैं रिफ्रैक्शन के। तो यहाँ से हमारा रिफ्रैक्शन स्टार्ट होता है। इसके बाद आप पेज नंबर 19 पर आ जाइए। पेज नंबर 19 पर यही तीनों केसेस जो हैं ये एक्सप्लेन करके बता रखे हैं। It is observed that when a ray of light passes from an optically rarer medium to an optically denser medium, it bends towards the normal. ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। तो नॉर्मल की तरफ झुक जाने का मतलब क्या है? अगर आप देखें तो ये नॉर्मल से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा आपको दिखाई दे रहा है कि बड़ा एंगल है, और ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये थोड़ा छोटा एंगल है। तो इसका मतलब ये जो पहला केस है यहाँ पर एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, यही मेंशन कर रखे हैं। एंगल आर इज लेस देन एंगल आई, मतलब एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, पहला केस। दूसरा केस है व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर की तरफ चली जाती है। तो देखिए यहाँ पर एंगल आई भी जो छोटा दिख रहा है और एंगल आर देखो काफ़ी बड़ा बन रहा है। तो यहाँ हम कहेंगे कि एंगल आई इज लेस देन एंगल आर। इस केस में एंगल आई एंगल आर से छोटा हो गया। थर्ड है अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग अलोंग द नॉर्मल। अलोंग द नॉर्मल का मतलब क्या है? जो नॉर्मल के ही अलोंग ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो इट पासेस अनडिफ्लेक्टेड, उसमें किसी तरीके का कोई डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 0 डिग्री। कैसे? अब ये कहते हैं कि यहाँ से रे ऑफ लाइट आई, तो इसका मतलब ये रे ऑफ लाइट क्या है? इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, और नॉर्मल भी यही है। तो नॉर्मल के अलोंग की जा रही है, तो नॉर्मल के साथ एंगल तो ये बना ही नहीं रही कुछ, इसका मतलब 0 डिग्री। ऐसे ये वाली जो लाइन, ये वाली जो रे है, ये वाली रे क्या है? ये डेंसर मीडियम में है, तो ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, तो ये भी डेविएट तो हो नहीं रही। तो नॉर्मल के साथ में, नॉर्मल के अलोंग ही है, तो एंगल क्या बना रही है? कुछ भी नहीं, 0 डिग्री। तो इस केस में क्या हो जाएगा? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये 3 केसेस हो गए। उसके बाद देखिएगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये तीनों केसेस आपको याद आ गए होंगे, 10th में करा था। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये भी याद आ जाएगा। पहला लॉ रिफ्लेक्शन जैसा ही है, क्या? द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। टू द इंटरफेस का मतलब क्या है? इंटरफेस का मतलब होता है बेटा बॉर्डर, बॉर्डर। तो बॉर्डर पर ही तो लाइन, रे ऑफ लाइट जो है वो बॉर्डर पर ही तो स्ट्राइक कर रही है, और बॉर्डर पर स्ट्राइक किस जगह पर कर रही है? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है, मैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों ही इसी सेम प्लेन पर व्हाइट बोर्ड पर बनाकर दिखा पा रहा हूँ। आप लोग अपने शीट पर, नोटबुक में बनाकर देख पा रहे हो। तो दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में लाई करते हैं। दूसरा जो है वो है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, इसको स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। The ratio of the sine of angle of incidence and the sine of angle of refraction is constant for a given pair of medium. तो दूसरा जो लॉ है वो ये कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई अपॉन साइन आर ये कांस्टेंट होता है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। मीडिया का मतलब समझना, मीडिया का मतलब है यहाँ पर 2 मीडियम्स। तो जब भी कभी मीडियम की प्लूरल फॉर्म की बात करेंगे तो हम उसको मीडिया बोल देंगे। तो यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ मीडिया की क्या है? हाँ? क्या मीडिया की स्पेलिंग क्या है? वही नॉर्मल जो होती है मीडिया, ये वीडियो ऑडियो ये वाला। तो ये जो मीडिया है इसमें हम ये कहेंगे कि पेयर ऑफ मीडिया क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि एक ग्लास है, एक एयर है, तो पेयर हो गया ना, 2 मीडियम्स हो गए। तो साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर ये कांस्टेंट होता है, और इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और 1 मीडियम 2 का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो लाइट रे है वो मीडियम 1 से आ रही है और मीडियम 2 में जा रही है। अगर मैं इस केस की बात करूँ तो लाइट रे ग्लास से आ रही है और एयर में जा रही है, तो उसको क्या बोलूँगा? जी म्यू ए, जी म्यू ए। और बोला क्या जाएगा उसको? जो नीचे लिखा हुआ है ना, जो नीचे लिखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो। इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये बोला जाएगा। तो द रेशियो 1:2 is called refractive index of second medium with respect to first medium, refractive index of second medium with respect to first medium। उसके बाद लास्ट लाइन देखेंगे पेज नंबर 19 पर, refractive index in terms of speed of light is
refractive index in terms of speed of light is the ratio of the speed of light in vacuum to its speed in that medium. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब कभी निकाला जाता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं? इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरीके से निकाला जाता है, स्पीड ऑफ लाइट की टर्म्स में और वेवलेंथ के टर्म्स में. स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ दोनों की टर्म्स में निकाला जाता है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम बोल दीजिए या एयर बोल दीजिए. एयर में भी स्पीड ऑफ लाइट वही होती है c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट in that medium, speed of light in that medium. ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो इसको c अपॉन v बोल देते हैं सिंपली. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम. अच्छा, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, जिसमें हम ये कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जहाँ पर वैक्यूम की स्पीड ऊपर आती है और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम ये नीचे आती है, तो ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो लाइट है ना वो वैक्यूम से आई, वैक्यूम और एयर को लगभग सेम ही लेते हैं हम. भाई एयर में क्या है कि एयर के पार्टिकल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स हैं. वैक्यूम में हम कहते हैं किसी भी तरीके की गैस नहीं है. लेकिन लाइट जो है ना, लाइट पर असर नहीं पड़ता. वैक्यूम में तो कोई भी गैसेस नहीं होती, लेकिन हमने बहुत सारी गैसेस मिक्स कर दिया. तो इसका मतलब हम नॉर्मल एयर की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल एयर में जो बहुत सारी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, जितनी भी गैसेस होती हैं इनका मिक्सचर होता है एयर में. तो उस मिक्सचर का कोई असर नहीं पड़ता लाइट पर. ऐसा नहीं है कि वो मिक्सचर जो है वो डेंस बना देगा उसको और लाइट की स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता. तो इसलिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बोलो वो भी 3 × 10⁸, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बोलो वो भी 3 × 10⁸, दोनों सेम होते हैं. तो जब भी कभी हमारा पहला मीडियम जो है वो एयर होता है और दूसरा मीडियम कुछ भी हो, तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं, और उसका एक दूसरा नाम भी होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहाँ आपका फर्स्ट मीडियम एयर होगा, सेकंड मीडियम कुछ भी हो, फर्स्ट मीडियम एयर होना चाहिए कि लाइट रे इंसिडेंट जिसमें हो रही है, जिस मीडियम में इंसिडेंट हो रही है वो मीडियम अगर आपका एयर है तो उसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. वही लिखा है नेक्स्ट लाइन में. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ wavelength may be defined as the ratio of wavelength of light in vacuum to its wavelength in that medium. ठीक है, मैंने नोट्स में इसका कोई फार्मूला नहीं लिखा है. फार्मूला सीधा बस यही है, जैसे हमने स्पीड ऑफ लाइट का करा है ना, तो ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्बडा VAC इज फॉर वैक्यूम अपॉन लैम्बडा MED इज फॉर मीडियम. जैसे उसमें क्या था, अगर स्पीड के टर्म्स में निकालेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, और अगर लैम्बडा यानी कि वेवलेंथ के टर्म्स में निकालेंगे तो लैम्बडा ऑफ वैक्यूम अपॉन लैम्बडा ऑफ मीडियम. बस ये भाई लैम्बडा क्या है, वेव की लेंथ है. वेव की लेंथ मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव. ठीक है, तो डिस्टेंस और स्पीड, वैसे भी मुझे पता है डिस्टेंस और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. ठीक है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. तो अगर स्पीड के रेशो वैक्यूम अपॉन मीडियम है तो वेवलेंथ का रेशो भी यही होगा, वैक्यूम अपॉन मीडियम. दूसरा फॉर्मूला है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का. तीसरा देखिए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1 is defined as the ratio of speed of light v1 in medium 1 to the speed of light in medium 2 and is denoted by 1 mu2. सीधी बात है कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पहला मीडियम दे रखा था वैक्यूम और दूसरा मीडियम दे रखा था कोई भी मीडियम हो. लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूँ कि लाइट रे फर्स्ट मीडियम से आ रही है, फर्स्ट मीडियम मान लो ये फर्स्ट मीडियम से आ रही है, सेकंड मीडियम में जा रही है, तो ये साइन आई अपॉन साइन आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, 1 mu2 बोल देते हैं इसको. सीधा 1 mu2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2. 1 mu2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2.
मतलब लाइट रे कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही है, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, 1 मीटर ये होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा फैक्टर्स ऑन विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स। किसी भी मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। पहला नेचर ऑफ द मीडियम, भाई मीडियम का नेचर क्या है, रेयर है, डेंसर है, कैसा है वो। पेज नंबर 21 पर आ जाइए। सेकेंड है वेवलेंथ ऑफ द लाइट, लाइट की वेवलेंथ क्या है, कम है या ज़्यादा है, ज़्यादा अगर वेवलेंथ है तो कम डेविएट होगा, कम वेवलेंथ है तो बहुत ज़्यादा डेविएट होगा। आपको याद होगा एक रेनबो वाला केस था, हम ये कहते हैं कि रेनबो वाले केस में जब रेनबो की लाइट को या जब वाइट लाइट को जब प्रिज्म से पास करवा दिया जाता है तो वो अपने 7 अलग अलग रंगों में डिवाइड हो जाती है। उसमें जो रेड कलर है वो रेड कलर सबसे कम डेविएट होता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। वेवलेंथ सबसे ज़्यादा तो स्पीड सबसे ज़्यादा, जब स्पीड सबसे ज़्यादा तो डेविएट होगा ही नहीं, फटाफट मीडियम को आर पार करते हुए फटाफट निकल जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें वॉयलेट की, वॉयलेट की बेचारे की वेवलेंथ बहुत कम, जब वेवलेंथ कम तो उसकी स्पीड भी कम, स्पीड कम तो उसको सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो उसको घेर घेर कर डेविएट कराएंगे, दबाएंगे, ठीक है, तो वो डेविएट सबसे ज़्यादा होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी चीज़ पर डिपेंड करता है, क्या वेवलेंथ पर भी डिपेंड करेगा, फिर टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा डेविएशन होगा, टेम्परेचर अगर कम है कम डेविएशन होगा। फोर्थ है नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, आसपास का जो मीडियम है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट था ये सिर्फ इतना। उसके बाद कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होता क्यों है। लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्शन होता है, ये तो हमें पता है क्यों होता है, बस एक लाइन लिखनी होगी, 1 मार्कर में आएगा ये वाला भी, फैक्टर्स पूछे गए तो वो भी 1 मार्कर में आएंगे। तो इसमें आपको सिर्फ ये बताना है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे ट्रैवल करेगी तो भाई उसकी स्पीड चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी तो वेवलेंथ चेंज होगी, और वेवलेंथ और स्पीड ये एक फैक्टर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ तो इसका मतलब वो डेविएट करेगा ही करेगा, या तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा या नॉर्मल से दूर बेंड कर जाएगा। समझ गए। ऑनलाइन वाले बताएं भाई, क्लियर है अवंतिका, ठीक है। उसके बाद देखिएगा द बेंडिंग ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन occurs ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट एज इट passes फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। लार्जर द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट एज इट passes फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, द मोर इज द बेंडिंग ड्यू टू रिफ्रैक्शन। जितना ज़्यादा चेंज होगा उतना ही ज़्यादा बेंडिंग होगी, ठीक है। बस 1 मिनट वेट करिए, मैं अभी आ रहा हूँ। जुकाम हो रहा है, एक मास्क लगाया करो, बड़ा फैल रहा है आजकल।
चलिए जी, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ तक थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन था और थोड़ा सा ऐसा पोर्शन था जो आप लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो लेकिन ये याद रखना कि ये वाली जो चीज़ें हैं ये एक एक नंबर में आ जाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बाद में जो अगला हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। हालांकि ये भी कर चुके हैं आप 10th क्लास में, लेकिन 10th क्लास में शायद इसका पता नहीं प्रूफ था या नहीं, मेरे हिसाब से नहीं था। ऐसा तो नहीं था जैसा इसमें है, छोटा ही है लेकिन आ जाएगा समझ में। देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का मतलब ये है, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ द फाइनल पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट आफ्टर इट हैज सफर्ड several reflections and refractions is reversed, it retraces its path exactly. It retraces its path exactly. देखिए, अभी एक्चुअल में हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन, तो मैं रिफ्लेक्शन का जिक्र नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर जरा सा भी। होता क्या है कि जब भी कभी ना लाइट रे पास होती है, फॉर एग्जांपल अगर आप अभी यहाँ से बाहर देखेंगे तो ये सामने वाली सोसाइटी जो भी है, आशियाना है शायद, ये गुलमोहर है, लोग कंफ्यूज रहते हैं। आशियाना है, ये गुलमोहर तो उस तरफ है ना। सर ये तो एक बिल्डिंग, हाँ, आशियाना बिल्डिंग है तो आशियाना ही तो है ये सामने वाली, है ना। ये आशियाना है, गुलमोहर तो उस तरफ है। तो ये अच्छा चलो छोड़ो, मतलब दिख रही है ना। तो दिखने का मतलब क्या है कि जो लाइट रेज निकल रही हैं यहाँ से और वहाँ से, वो आर पार जा रही है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। चेहरा भी दिख रहा है थोड़ा बहुत अपना, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। इसका मतलब हमेशा कभी भी प्रैक्टिकल कंडीशन में देखेंगे तो सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं होगा और सिर्फ रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन जो है, जब भी कभी रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन भी होता है, ठीक है। आप दिन के टाइम में भी देखेंगे हल्का फुल्का अपना चेहरा या अंदर का रूम का जो है वो शीशे में दिखाई दे जाता है, भले ही कितना भी साफ आपने ग्लास को कर रखा हो। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पर लिखा है, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ द फाइनल पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट after it has suffered several reflections and refractions is reversed, it retraces its path exactly. ये अपना पाथ रिट्रेस करती है। अच्छा, अब उसके बाद जरा फिगर देखिएगा। फिगर में इन्होंने पाथ रिट्रेस करने के लिए प्लेन मिरर लगा दिया। कैसे? एक तरफ लगाया रेयर मीडियम जिसको मीडियम 1 बोल दिया, और एक तरफ लगाया डेंसर मीडियम जिसको मीडियम 2 बोल दिया। ये हो गया। अच्छा जी, ये है x और y, मिरर की सरफेस को हमने एक्स वाई बोल दिया, और ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर स्ट्राइक कर दी है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, इसको क्या बोल दिया A, और इस पॉइंट को बोल दिया B, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमारा B हो गया। और जो नॉर्मल है, नॉर्मल को हमने बोल दिया N डैश, नॉर्मल को क्या बोला N डैश, ये हो गया। उसके बाद हमने कहा कि भाई ये वाला जो मीडियम था ना, फर्स्ट मीडियम, इसको हमने बोल दिया कि ये रेयर मीडियम है, ब्रैकेट में लिख दिया 1, तो फर्स्ट मीडियम इज अ रेयर मीडियम। फिर लिया डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम को क्या बोल दिया सेकंड मीडियम, तो सेकंड मीडियम इज अ डेंसर मीडियम। फिर अगर रिफ्रैक्शन ना होता तो ये रे ऑफ लाइट सीधी जाती, डेंसर में आएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे झुक जाएगी नॉर्मल की तरफ, ठीक है। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस I, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, रिफ्रैक्शन। अब आपने क्या करा, आपने इसको रे ऑफ लाइट को रिवर्स करने के लिए, उल्टा करने के लिए आपने यहाँ पर एक ना प्लेन मिरर लगा दिया। प्लेन मिरर लगा दिया, तो प्लेन मिरर लगाने का मतलब क्या है कि ये रे ऑफ लाइट बिल्कुल एग्जैक्टली अपना पाथ रिट्रेस करेगी, मतलब ये इसी रास्ते वापस जाएगी और यहाँ आते ही बिल्कुल इसी पर, ये जो इंसिडेंट रे थी, इंसिडेंट रे पर ही ओवरलैप करती हुई वापस जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे ही आपने प्लेन मिरर लगाया तो अब यहाँ से जो रे ऑफ लाइट निकली वो एक तरह से इंसिडेंट रे हो गई, और जो ये इंसिडेंट रे थी ये एक तरह से रिफ्रैक्टेड रे बन गई। मतलब पहले केस में रेयरर से डेंसर में आप जा रहे थे, रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में जा रहे थे, प्लेन मिरर लगाया तो वही सेम रे ऑफ लाइट रिट्रेस हो गई, मतलब अपना पाथ रिट्रेस करके अब वो डेंसर से रेयरर पे जाने लगी। समझ गए? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अब इसको प्रूव कैसे करा जाता है? प्रूव करने का मतलब ये है
कि इसमें क्या होता है कि जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं वो होता है 1 म्यू 2। तो अगर हम सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रहे हैं तो वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो पहले वाले का रेसिप्रोकल होगा, पहले वाले का उल्टा होगा। मतलब मैथमेटिकली इसको इस तरह से प्रूव करा जाता है, ठीक है। डायग्रामेटिकली आप ये दिखाएंगे कि इसने एग्जैक्टली अपना पाथ रिट्रेस कर लिया। मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे देखिएगा। हैज शोन इन द फिगर, ये जो फिगर दे रखी है हम हैं पेज नंबर 21 पर, लास्ट पोर्शन पर नीचे की तरफ। हैज शोन इन द फिगर कंसिडर अ रे ऑफ लाइट ए बी इंसिडेंट ऑन अ प्लेन सरफेस कैपिटल एक्स वाई सेपरेटिंग रेयर मीडियम 1 यानी कि एयर मान लिया उसको, फ्रॉम अ डेंसर मीडियम 2, उसको डेंसर मीडियम को हमने एग्जाम्पल के तौर पर वाटर मान लिया। इट इज़ रिफ्लेक्टेड अलॉन्ग बी सी, ये बी सी के अलॉन्ग रिफ्लेक्ट हो रहा है। फिर पेज नंबर 22 पर आइए, इसमें है लेट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ए बी एन इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ए बी एन ये क्या हो गया, आई हो गया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल सी बी एन डैश, इस पॉइंट को सी बोल दिया, सी बी एन डैश, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल सी बी एन डैश क्या हो गया, आर हो गया। तो इन्होंने कहा कि स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाकर हम क्या करेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम, तो 1 म्यू 2, 1 म्यू 2, इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। इसी तरीके से सपोज अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड, इक्वेशन नंबर 1 के बाद देखिए, सपोज अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ रे बी सी, दिस रिवर्सेस द बीम अलॉन्ग इट्स ओन पाथ, वो बीम को अपने खुद के ही ओरिजिनल पाथ पर ही रिफ्रैक्ट कर देगी, वापस भेज देगी। दिस रिवर्सेस द बीम अलॉन्ग इट्स ओन पाथ, दस फॉर द रिवर्स रे वी हैव, जो रे जो रिवर्स हो रही है उसके लिए ये जो आर है ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये जो आई है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो क्या करेंगे हम, क्या लिखेंगे, फिर से अगर स्नेल्स लॉ लगाएं तो क्या हो जाएगा, अब बन जाएगा बेटा साइन आर अपॉन साइन आई, क्योंकि अब एंगल ऑफ इंसिडेंस आर है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आई है, तो साइन आर अपॉन साइन आई क्या हो जाएगा, 2 म्यू 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। कुछ नहीं करना, अब आप क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से जो इसका मैथमेटिकल रिलेशन है वो प्रूव हो जाएगा, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, देखिए साइन आई अपॉन साइन आर, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगी, इंटू साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 म्यू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 म्यू 1, साइन आई से साइन आई कट गया, साइन आर से साइन आर कट गया, क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ से यहाँ से 1 इज इक्वल टू 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1, 2 म्यू 1 को इधर ले आओ तो 1 अपॉन 2 म्यू 1 इज इक्वल टू 1 म्यू 2, 1 म्यू 2 क्या हो गया, 1 अपॉन 2 म्यू 1, ठीक है। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक। अवंतिका क्लियर है, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट आप आ जाइए पेज नंबर, ये 22 था, पेज नंबर 23 पर आ जाइए, पेज नंबर 23 पर। 23 में देखिए रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब हमें रिफ्रैक्शन देखना है एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में। टॉपिक्स मोर और लेस वही हैं, आप बस ये समझ लेना कुछ डेरिवेशंस बस यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाएंगे, रिफ्रैक्शन वाले में भी कुछ डेरिवेशंस एक्स्ट्रा आ जाएंगी, जैसे रिफ्लेक्शन में हमने देखा। तो रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, ये हम 10th में कर चुके हैं। तो वही सारी टर्म्स एक बार दोबारा से रिकॉल हो जाएंगी आपको, देखिएगा। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब,
रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब में है, कंसिडर अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पी क्यू आर एस एज शोन इन द फिगर। हमने एक ग्लास स्लैब बना लिया पी क्यू आर एस, पी क्यू आर और एस, पी क्यू आर एस। फिर मैंने कहा कि एक रे ऑफ लाइट हमने यहाँ से ऐसे स्ट्राइक करवाई, ठीक है, और जिस पॉइंट पर वो स्ट्राइक करती है दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक। यहाँ पर हमने रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करवाई, तो अब ये क्योंकि एयर है, ये एयर है, ये वाला मीडियम ग्लास है, और अगेन जो नीचे है वो वापस से एयर है, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि ये रे ऑफ लाइट ऐसे स्ट्राइक करी तो ये एयर से ग्लास में जा रही है, मतलब रेयर से डेंसर में जा रही है। रेयर से डेंसर में जाएगी, इसका मतलब क्या है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। अगर देखते कि यहाँ मीडियम चेंज नहीं हुआ है तो ये रे ऑफ लाइट कैसे जाती, सीधी चली जाती ऐसे, लेकिन मीडियम चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुकेगी ऐसे। तो ये जो हमारा बना है ये कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो बना है ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको बोल दिया I1, इसको I1 बोल दिया, और ये जो है इसको बोल दिया R1, R1। उसके बाद हमने क्या करा कि अब ये ही रे ऑफ लाइट इस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है, ठीक, और ट्रांसपेरेंट मीडियम है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, कांच का बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट है, तो लाइट रे आर पार निकलेगी तो वापस एयर में जाएगी। तो ये अब इसके लिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, अब रे ऑफ लाइट जो है वो आपका सीधी जाने के बजाय ये जो ओरिजिनल इंसिडेंट रे थी इसके ही पैरेलल हो जाएगी, हाँ, इसके ही पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। और ये वाली जो रे है इंसिडेंट रे कहलाती है, ये रिफ्रैक्टेड रे कहलाती है, और ये जो बाहर आई है ना इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। ये आ गई इमर्जेंट रे। अब जो ओरिजिनल पाथ था ना इंसिडेंट रे का, जो ओरिजिनल पाथ था और ये जो इमर्जेंट रे आई, इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है उसको क्या बोल देते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको बोल देते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मैंने ज़्यादा चल रही है आजकल, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे नींद आ रही हो तुम्हें। चलिए जी, तो ये हमारे पास हो गई इमर्जेंट रे, और इमर्जेंट रे और जो ओरिजिनल हमारी इंसिडेंट रे थी उनके बीच वाला जो डिस्टेंस है उसको बोल देते हैं हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद जरा देखिएगा कि जैसे यहाँ पर ये इंसिडेंट रे थी तो इसको इंसिडेंट एंगल 1 बोल दिया, रिफ्रैक्शन एंगल 1 बोल दिया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1। ऐसे ही इस वाले एंगल को बोल दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 I2, और इसको बोल दिया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2 यानी कि R2। तो I2 और R2 ये इस तरह से हो गए। उसके बाद देखिएगा यूजिंग स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एट फेस PQ, तो ये वाला जो फेस है PQ पर, इस PQ पर अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा रिफ्रैक्शन का तो क्या होगा, साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या हो जाएगा, हम एयर से ग्लास में जा रहे हैं तो A म्यू जी हो जाएगा, A म्यू जी। तो देखिएगा साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू हो गया A म्यू जी, A म्यू जी। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर हम ये कह रहे हैं कि यही रे ऑफ लाइट अब वापस से एयर में जा रही है, तो अब ये इंसिडेंट रे की तरह काम कर रही है और ये रिफ्रैक्टेड रे की तरह काम कर रही है। तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है I2, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है R2। तो साइन I2 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू, अब ग्लास से एयर में जा रही है तो G म्यू A हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, साइन I2 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू G म्यू A। और जो G म्यू A है इसको क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के हिसाब से 1 अपॉन A म्यू G,
इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं, तो बस ये मीडियम्स आपके ऐसे इंटरचेंज हो जाएंगे। इसको लिख सकते हैं 1/a/μg, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद क्या करिए, आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 and 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 and 2, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, साइन i1 अपॉन साइन r1 मल्टीप्लाई बाई साइन i2 अपॉन साइन r2 इज इक्वल टू a म्यू g मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन a म्यू g। अभी a म्यू जी से a म्यू जी कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट क्या आ गया, 1 आ गया ना सिर्फ, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम ये कहेंगे, ये जो पी क्यू है ये आर एस के पैरेलल है। जब पी क्यू आर एस के पैरेलल है तो ये जो लाइन आ रही है ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हमने बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी और इसको बोल दिया डी। तो ये जो बी सी है ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है, ठीक है ना। तो हम ये बोल देंगे ये R1 और I2 ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। ठीक, एक्चुअल में सीधा सीधा तो नहीं बोला जा सकता इसको, पर डेरिवेशन में पूरा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। क्या है कि यहाँ इन पैरेलल लाइंस का रोल नहीं है, इनका रोल सिर्फ इतना है कि अगर मैं ये कहूँगा कि दो लाइंस जो पैरेलल हैं उन पर पड़ने वाले जो परपेंडिकुलर हैं वो भी पैरेलल होंगे आपस में, तो इसका मतलब ये वाली नॉर्मल और ये वाली नॉर्मल भी पैरेलल होगी, तो ये I2 और R1 ये दोनों के दोनों आपके इक्वल हो गए, I2 और R1 दोनों के दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ पर आप ये कहेंगे कि since PQ is parallel to SR, therefore I2 is equal to R1। कोई वो मतलब कोई ऐसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, क्या है, कुछ नहीं, I2 R1 के इक्वल है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर I2 की जगह R1 लिख दो, साइन I1 अपॉन साइन R1 मल्टीप्लाई बाई यहाँ I2 की जगह R1 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन R1 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू 1। इस साइन R1 से ये साइन R1 कट गया, साइन I1 अपॉन साइन R2 आ गया, साइन R2 को उधर ले जाओ, तो साइन I1 साइन R2 को उधर ले गए तो इज इक्वल टू साइन R2, दोनों तरफ साइन साइन है, तो I1 की वैल्यू जो है वो R2 के इक्वल होगा, I1 की वैल्यू R2 के इक्वल होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 इज इक्वल टू R2, ये हो गया। Thus the emergent ray CD is parallel to the incident ray AB, but it has been laterally displaced with respect to the incident ray. This shift in the path of light on emerging from a refracting medium with parallel faces is called lateral displacement। मतलब यहाँ पर हमने क्या दिखाना चाहा कि ये जो I1 है ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ही, ठीक है। और ये जो R2 है ये क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। इमर्जेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है, मतलब रे ऑफ लाइट जितने एंगल पर स्ट्राइक कर रही है उतने ही एंगल पर बाहर इमर्ज होकर बाहर निकलेगी। तो जितने एंगल पर स्ट्राइक कर रही है फाइनली इमर्ज आउट भी उतने ही एंगल पर हो रही है, इसलिए मैंने ये कह दिया कि ये जो ए बी है और ये जो सी डी है ये दोनों रेस जो हैं आपस में पैरेलल होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। ओवरलैप तो करेंगी नहीं, पैरेलल होंगी, तो जितना उनके बीच में डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इस लेटरल डिस्प्लेसमेंट को ये जो पूरा मतलब इस फिनोमिना को कि वो जो लाइट रे है ये जो इमर्जेंट रे है ये ओरिजिनल इंसिडेंट रे से डिस्प्लेस हो गई, इस फिनोमिना को तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। और ये जो लेंथ होती है ना इस लेंथ को कहते हैं लेटरल शिफ्ट, ठीक, इस लेंथ को कहते हैं लेटरल शिफ्ट। तो ये जो लेटरल शिफ्ट है ये लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट वाला फंडा भी 10th में कर चुके हैं, लेकिन इसका डेरिवेशन होता है, इसको निकालने का एक मतलब डेरिवेशन होता है, वो डेरिवेशन यहाँ पर नया है आपके लिए, वो देखिएगा आगे है। Hence lateral shift is the perpendicular distance between the incident and emergent rays when light is incident and emergent rays when light is incident obliquely on a refracting slab with parallel faces, ठीक है, refracting slab with parallel faces, तो वो आपकी दोनों की दोनों पैरेलल हो जाती है। इसके बाद देखेंगे जी
एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि ये लेंथ कितनी है, इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए। इसके बाद अभी आप में से किसी की कोई क्लास तो नहीं है? मेरी केमिस्ट्री तुरंत है क्या? अच्छा, चलिए आधे में अटकेगा फिर रहने दें उसको, इतना ही कर दो। एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपको नेक्स्ट क्लास में करूँगा, ठीक है? आज इतना ही कर दीजिए और वही कल आपको मैसेज कर दूँगा और रात को रखूँगा क्लास। अच्छा, दीपावली की मैं आपको ना टोटल बता रहा हूँ, मैं 3 छुट्टी दिवाली की मैं रखूँगा। अब वो जिस जिस दिन की होगी मैं आपको बता दूँगा, क्योंकि इस बार ना कुछ ऐसा हो रहा है दिवाली के बाद कुछ ग्रहण वगैरह पड़ रहा है। हाँ, कुछ है ना ऐसा ही है। तो भाई दूज की रखूँगा, छोटी दिवाली बड़ी दिवाली इसकी रखूँगा, मैं बता दूँगा।